नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पंडित आप लोगों का न्यू इम्पैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण जानने से पहले हम लोग एक समीकरण देख लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, समीकरण का मतलब होता है समीका का एक कथन, यानी समानता का एक कथन। समीकरण का मतलब होता है समीका का एक वैसा कथन जिसमें कम से कम एक अज्ञात चर मौजूद हो। ठीक है, अब समीका देखिए, इसमें आ गया समीका, तो समीका का एक ही चिन्ह होता है, वो होता है आपका बराबर का चिन्ह। ठीक है, बराबर के चिन्ह को कहते हैं समीका का चिन्ह। इसके अलावा असमीका का चिन्ह होता है, तो असमीका का चिन्ह जो है ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है। तो इस सब सिंबल को कहते हैं किसका सिंबल? असमीका का चिन्ह। और इसको कहते हैं किसका चिन्ह? समीका का चिन्ह। समीका का मतलब होता है समानता यानी कि इक्वल, और असमीका का मतलब होता है असमानता यानी कि अनइक्वल। तो ये चारों सिंबल जो है बताते हैं असमानता को, और ये वाला सिंबल बताता है समानता को। तो कहीं भी समीका आया तो समीका का मतलब आपको समझ लेना है समानता, यानी समीका का चिन्ह कौन होता है? बराबर का चिन्ह। तो समीकरण भी एक समीका का कथन है, मतलब कि इसमें बराबर का चिन्ह रहना क्या है? जरूरी है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो उसको समीकरण नहीं माना जाएगा। तो समीकरण को कहा जाता है कि समीका का एक ऐसा कथन है जिसमें कम से कम एगो अज्ञात चर मौजूद रहेगा, मतलब एगो ऐसा राशि मौजूद रहेगा जिस राशि का मान हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, जैसे लिख देंगे कि 2x + 4 और पूछेंगे कि क्या ये समीकरण है, तो अभी अभी आपको बताया गया कि समीकरण जो होता है वो समीका का कथन होता है। और समीका का कथन कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको समीका का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो उसको समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें 2x + 4, इसमें चर आपको दिखाई दे रहा होगा। चर इसमें कौन है? x है। तो चर तो मौजूद है, लेकिन इसमें देखिए इक्वल का सिंबल यानी कि समीका का चिन्ह मौजूद नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये समीकरण नहीं है। अगर लिख देंगे कि 2x + 4 और लिख देंगे बराबर 0, ठीक है, तो ये वाला इसको देखिए ध्यान से, इसमें ये वाला इक्वल का सिंबल आ गया, तो इसी सिंबल को कहते हैं समीका का चिन्ह, यानी कि ये समीका का चिन्ह हो गया। और देखिए कम से कम एगो क्या हो गया? चर हो गया। तो इसको कहेंगे कि ये समीकरण है। तो समीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण समीका का एक ऐसा कथन होता है जिसमें कम से कम एक अज्ञात चर मौजूद होता है। दैट मीन्स कि समीका कोई भी अगर समीकरण होगा तो उसमें दो चीज मौजूद रहेगा, एक आपका समीका का चिन्ह यानी कि इक्वल का सिंबल मौजूद रहेगा, और एक आपका कम से कम चर मौजूद रहेगा। कम से कम कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक से ज्यादा चर मौजूद हो सकता है, जैसे 2 चर भी मौजूद हो सकता है, 3 चर भी मौजूद हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना चर मौजूद होगा? 1 चर मौजूद होगा। ठीक है, तो समीकरण का मतलब होता है समीका का एक ऐसा कथन जिसमें कम से कम एक अज्ञात चर मौजूद हो। और समीका का कथन कहने का मतलब हुआ बराबर का चिन्ह रहना जरूरी है। तो समीकरण होने का दो शर्त, सबसे पहला शर्त कहता है कि कोई भी व्यंजक समीकरण तभी होगा जब उसमें बराबर का चिन्ह हो, और दूसरा कम से कम एगो क्या हो? चर हो। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अब द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात भी एक तरह का, ये द्विघात समीकरण भी एक तरह का समीकरण है, मतलब इसमें भी समीका का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह रहना जरूरी है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो उसको समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समीकरण मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देखिए अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि वह समीकरण जिसका घात कितना हो? 2 हो, यानी पावर 2 हो। लेकिन ये उतना मतलब सुटेबल परिभाषा नहीं है, तो आइए दूसरा परिभाषा इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब हो गया कि वह समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जिसका व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। वह समीकरण जिसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां
a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b और c वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, उसको कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मतलब यह हुआ कि वह समीकरण जिसका स्टैंडर्ड रूप यानी व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। लेकिन इस रूप का होने के अलावा दो कंडीशंस और है। एक कंडीशन कहता है कि इस a का मान 0 नहीं होगा, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स a का मान जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। और दूसरा कहता है यहां से कंडीशन कि a b और c ये तीनों का तीनों जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब जैसे कि आप फर्स्ट लेसन में पढ़े होंगे वास्तविक संख्या, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे सिंपल सा पहचान बता दे रहे हैं। मोटे तौर पे अगर कहा जाए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो परिभाषा जो है पड़ी में और अपड़ी में दोनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है वास्तविक संख्या। लेकिन मोटे तौर पर पहचान समझिए। देखिए कुछ भी लिख देंगे, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो, चाहे बट्टा में हो, चाहे पड़ी में हो, चाहे अपड़ी में हो, चाहे रूट के अंदर हो, कोई भी नंबर लिख देंगे उस सब का सब नंबर वास्तविक संख्या कहलाएगा, केवल एक नंबर को छोड़ के। रूट के अंदर माइनस नहीं जाना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस चला गया तो इसको वास्तविक संख्या न मानकर काल्पनिक संख्या माना जाता है। और काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है 11वीं क्लास में, मतलब 10वीं तक में हम लोग केवल और केवल पढ़ते हैं किस संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या पहचानने का नियम बता दिया गया कि कुछ भी लिख दे, 0 प्लस माइनस, बट्टा में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे, रूट के अंदर कोई वैसा नंबर जिसका वर्गमूल नहीं निकले, या रूट के अंदर कोई वैसा नंबर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, दशमलव में हो, बट्टा में हो, भिन्न में, कुछ भी हो, उस सब का सब कहा जाएगा वास्तविक संख्या। केवल एक पहचान याद रखिएगा कि रूट के अंदर माइनस नहीं जाना चाहिए। अगर माइनस ये जो दिखाई दे रहा है, अगर ये माइनस रूट के अंदर चला गया तो उस स्थिति में इसको वास्तविक संख्या न मानकर काल्पनिक संख्या माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे लिख देंगे यहाँ पर, यही अगर माइनस, देखिए ई वाला जो है काल्पनिक संख्या है, और यही माइनस अगर रूट के बाहर आ गया, इस तरह से लिख देंगे तो ये वाला आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या का जनरली पहचान याद रखिएगा, कुछ भी लिख देंगे उस सब का सब वास्तविक होगा, केवल रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जब माइनस चला जाता है तो उसको माना जाता है कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अब परिभाषा समझते हैं द्विघात समीकरण का। तो आप सिंपली इसका परिभाषा देना चाहें तो दे सकते हैं कि वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा उतना मतलब 100% जो है सुटेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परिभाषा इसका इस तरह से दीजिएगा। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ वह समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, और a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c तीनों का तीनों कौन सा संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। तब ऐसे समीकरण को हम लोग कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब हुआ वह समीकरण जिसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b और c तीनों का तीनों वास्तविक संख्या हो, तब वैसे समीकरण को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिख देंगे यहाँ पर कि 2x² प्लस में 5x माइनस 6, और पूछेंगे बताइए द्विघात समीकरण है, तो अभी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने का सबसे पहला आपको मतलब कि देखना है कि उसमें समीका का कथन, यानी कि समीका का कथन होता है यानी समानता का चिन्ह रहना चाहिए, यानी कि बराबर का क्या रहना चाहिए, चिन्ह। जब तक बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तब तक उसको समीकरण नहीं माना जाएगा। आप लोग बहुपद अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि यह है द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। अगर ऐसा लिख देंगे तो ये हो गया द्विघात बहुपद, इज इक्वल टू अगर कुछ लिख दे रहा है तो ये हो गया द्विघात समीकरण। मतलब कि द्विघात बहुपद का संगत समीकरण ही कहलाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये वाला फिलहाल देखिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इस कंडीशन में है ax² प्लस bx, उसके बाद यहाँ c के रूप का है, और ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान माइनस में 6 है।
और ये तीनों का तीनों कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ जो a का मान है वो देख लीजिए 0 के बराबर नहीं है, तो इसको कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिख देंगे यहाँ पर कि माइनस में √2x² प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर 0। पूछेंगे क्या द्विघात समीकरण है, तो आपका आंसर होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप का तो है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कहता है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए a का मान कितना है, √2, ये 0 के बराबर नहीं है। लेकिन दूसरा कंडीशन कहता है कि a b और c तीनों का तीनों कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है आपका वास्तविक संख्या नहीं है, और ये परिभाषा कहता है कि a b और c तीनों को होना चाहिए वास्तविक संख्या, जबकि यहाँ पर ये वाला जो है वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगर आप ये वाला पुराना परिभाषा देते हैं, मतलब कि पहले वाला परिभाषा कि वह समीकरण जिसका घात 2 हो, तो देखिए उस परिभाषा के अनुसार घात 2 है, तो इसको कहते हैं आपकी द्विघात समीकरण है, जबकि द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का सबसे सटीक परिभाषा क्या है, सबसे एकदम ऑथेंटिक परिभाषा क्या है, समझते हैं। वह समीकरण जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा a b और c तीनों का तीनों वास्तविक संख्या हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। तो परिभाषा आप नोट भी कर सकते हैं, वह समीकरण जिसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b और c तीनों का तीनों वास्तविक संख्या हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप द्विघात समीकरण पहचान लिए होंगे या समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, तो देखिए अगर हम लिख देंगे यहां से कि व्यापक रूप यानी इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर क्या होता है, 0 होता है। माने कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप का है तो उसको कहेंगे कि द्विघात समीकरण व्यापक रूप में है, और अगर इस रूप का नहीं है तो उसको कहेंगे कि द्विघात समीकरण व्यापक रूप में नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा द्विघात समीकरण जिसके चरों का जो पावर होना चाहिए, चरों का घात, वो घटते क्रम में होना चाहिए। अगर चरों का घात घटते क्रम में है तो उसे द्विघात समीकरण माना जाएगा, और अगर घटते क्रम में नहीं है तो उसे द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को अगर व्यापक रूप में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे x² वाला पद। ठीक है, यानी ax² वाला पद सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, फिर x वाला पद होना चाहिए और फिर अचर पद होना चाहिए। तो अगर इस तरह से सजा हुआ कोई समीकरण है द्विघात समीकरण, तो उस द्विघात समीकरण को कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण जो है अभी फिलहाल मानक रूप में है। ठीक है, तो मानक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब यहां से याद रखिएगा ये a b और c इन तीनों को कहा जाता है गुणांक। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं, गुणांक। यानी कि x² के गुना में जो भी होगा वो a कहलाएगा, x के गुना में जो भी होगा वो b कहलाएगा, और जो अचर होगा वो c कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे कि 2x² प्लस में 4x प्लस में 6 बराबर 0, और पूछेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में है। तो देखिए कोई भी द्विघात समीकरण मानक रूप में तभी होगा जब पावर के किस क्रम में हो, घटते क्रम में हो। मतलब कि सबसे पहले आपका पावर होना चाहिए x² वाला यानी बड़ा वाला 2 वाला पावर होना चाहिए, फिर होना चाहिए x वाला पद, और फिर होना चाहिए अचर पद। मतलब सबसे पहला x² होना चाहिए, फिर x वाला पद होना चाहिए और फिर होना चाहिए अचर पद। अगर इस फॉर्म में है तो उसको माना जाएगा कि वो जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला पहले x² वाला पद है, फिर x वाला पद है और फिर अचर पद है। मतलब पावर 2, पावर 1 और यहाँ पावर 0, यानी कि ये हमारा कौन से क्रम में है, घटते क्रम में है।
तो घटते क्रम में है तो इसको माना जाएगा मानक रूप में है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ए बी सी का मान बताइए, तो अभी आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी रहता है वो ए कहलाता है, एक्स के गुना में जो भी रहेगा वो बी कहलाएगा, और जो अचर होगा वो सी कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 2x² + 4x + 6 = 0 में अगर ए का मान देखें तो एक्स स्क्वायर के गुना में कौन है, +2 है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये जो होगा आपका सी हो जाएगा। तो ए बी और सी का मान भी पहचानना जरूरी है, नहीं तो प्रश्न बनाने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे कि 4x² माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0। पूछेंगे द्विघात समीकरण मानक रूप में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पावर 2 है, पावर 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है 0, मानक रूप में है। लेकिन ए बी सी का मान देखिएगा तो ए का मान यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, बी का मान आपका -5 हो गया, और सी का मान जो हो गया वो 6 हो गया। तो कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण मानक रूप में तभी होगा जब अपने पावर के घटते क्रम में हो, यानी कि इस रूप में होना चाहिए, पहले x² फिर x और फिर अचर। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, ए बी सी पहचानना, तो x² के गुना में जो होगा a कहलाएगा, जो x के गुना में होगा वो b कहलाएगा, और जो अचर होगा वो c कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिख देंगे हम कि x² प्लस में 6x माइनस 5, सॉरी x² प्लस में 5 माइनस में 6x बराबर 0। और पूछेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण मानक रूप में है, तो ध्यान से देखिए, पहले दो वाला, पहले स्क्वायर वाला, और फिर अचर नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए x वाला, लेकिन x वाला दे दिया है बाद में, मतलब ये मानक रूप में नहीं है। अगर मानक रूप में लिखना होगा तो पहले लिख देंगे x², फिर लिख देंगे 6x वाला, और फिर लिख देंगे 5, तब हो जाएगा मानक रूप। अब अगर आपसे पूछें कि ए बी सी का मान बताइए, तो देखिए x² के गुना में जो भी रहता है वो a कहलाता है। तो x² के गुना में यहाँ फिलहाल क्या है 1 है, तो ये कहलाएगा a, मतलब a बराबर कितना हो गया 1। b का मान पता करना है तो आपको x के गुना में देखना पड़ेगा, तो x, अब ये नहीं b है, देखिए ये वाला b नहीं है, x के गुना में जो भी रहता है वो b कहलाता है। x के गुना में क्या है -6, तो ये -6 जो है ये क्या है b है, और ये जो आपका अचर हो गया ये क्या है c है। तो इधर उधर करके अगर दे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे तो भी आपको पहचान लेना है, x² के गुना में जो भी रहेगा a कहलाएगा, x के गुना में जो रहेगा b कहलाएगा, और जो अचर रहेगा वो c कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए समझते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। तो देखिए द्विघात समीकरण हम लोग समझ लिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप समझ लिए। अब समझते हैं कि द्विघात समीकरण का हल या मूल क्या होता है। ठीक है, हल या मूल, या इसको शून्यक भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो मान लीजिए हम समीकरण दे दिए x² प्लस में 4x माइनस में 5 बराबर 0। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण में जो चर होता है उस चर का वैसा मान जिसको समीकरण में रख दें तो समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, मतलब LHS और RHS बराबर हो जाए, तब उसको कहेंगे कि वो जो है मान समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं हुआ तो समीकरण का हल नहीं है। मतलब कि कोई भी अगर आपको समीकरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए समीकरण दे दिए कि x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, और पूछेंगे कि क्या इस द्विघात समीकरण, पहले समझिए द्विघात समीकरण का हल या मूल या शून्य होता क्या है। तो देखिए किसी द्विघात समीकरण में उपस्थित चर, यानी कि जो भी चर मौजूद है, किसी भी द्विघात समीकरण में जो चर मौजूद है, इस चर का वैसा मान जिसको समीकरण में अगर भर दें तो समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, तब उस वैल्यू को, यानी कि जो x का मान आप रखे हैं उस मान को कहते हैं द्विघात समीकरण का हल, या द्विघात समीकरण का मूल, या द्विघात समीकरण का शून्य। जैसे सपोज करिए यही प्रश्न हो गया और जांच करना है कि क्या x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल है, तो क्या करेंगे LHS में मान भर देंगे। ठीक है, तो LHS हमारा है x² प्लस में 5x प्लस में 6। तो देखिए कोई भी मतलब कि द्विघात समीकरण का मूल या हल या शून्यक किसी द्विघात समीकरण में जो चर मौजूद होता है उस चर का वैसा मान होता है जिसको अगर द्विघात समीकरण में भर दें तो द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाए।
तो हमको जांच के बताना है कि x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल है या हल नहीं है। ठीक है, तो आइए जांच के बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख देंगे LHS, तो LHS का मान आपका है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसमें भरेंगे x का मान 2, यानी कि जहां जहां इसमें x है वहां वहां रखेंगे 2, और अगर हल करने के बाद इसका LHS हल कर रहे हैं, और अगर हल करने के बाद RHS यानी कि 0 आ गया, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया, तो इस स्थिति में कहेंगे कि x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल माना जाएगा। तो देखिए जैसे मान भरेंगे x स्क्वायर, तो x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 5x, तो 5, और x का मान कितना भरेंगे 2, और प्लस में कितना 6। अब हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, प्लस में हो गया 5 दूना 10, और प्लस में कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, 14 में 6 जोड़ देंगे तो 10 और 4 14, 14 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 20। तो देखिए बताइए, ये हो गया LHS का मान, तो LHS का मान आ गया 20, और RHS का मान कह रहा है कि नहीं RHS तो 0 है, यानी कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे कि x बराबर 2 जो है चूंकि इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस x इज इक्वल टू 2 को इस समीकरण का हल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल शून्य या मूल, उस द्विघात समीकरण में जो चर मौजूद है उस चर का वैसा मान जिसको द्विघात समीकरण में रख दें तो LHS और RHS बराबर हो जाए, यानी कि द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए, वैसे स्थिति में कहेंगे कि ये वाला हल है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए यही सेम क्वेश्चन है और कह दिया कि बताइए कि x बराबर -2 जो है इस समीकरण का हल है। तो फिर से जांचेंगे, इस बार LHS का मान उठाएंगे और इस मान में x का जहां जहां x है वहां वहां x का मान 2 नहीं रखेंगे, इस बार हमको -2 पर चेक करना है। तो आइए देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, अब मान भरेंगे इसमें तो x बराबर इस बार भरना है कितना -2, तो देखिए x का मान भरेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना x, तो x का मान कितना -2 प्लस में कितना 6, अब -2 का स्क्वायर भी कितना होगा +4 प्लस यहाँ देखिए प्लस माइनस गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा -5 दूना 10 और प्लस में कितना 6, देखिए 6 व 4 10 -10 यानी कितना हो गया 0। तो ध्यान से देखिए LHS का मान कितना आया 0, RHS भी कितना है 0, यानी कि लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि LHS का मान वही आया जो RHS का मान है। इसका मतलब कि ये समीकरण जो है x बराबर -2 पर संतुष्ट हो गया, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया। तो इस स्थिति में कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण का हल जो है वो x बराबर -2 है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो उस द्विघात समीकरण में जो चर मौजूद है यानी x y जो भी मौजूद रहेगा उस चर का वैसा मान जिसको द्विघात समीकरण में अगर रख दें तो दोनों मतलब कि LHS और RHS बराबर हो जाए, यानी कि द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो इस स्थिति में इस चर का जो मान आप रखे हैं उस मान को कहते हैं द्विघात समीकरण का हल या द्विघात समीकरण का मूल या द्विघात समीकरण का शून्य। और जब भी ऐसा प्रश्न कहेगा कि जांच कर बताएं कि क्या x बराबर समथिंग जो भी रहेगा वो हल है कि नहीं, तो करना क्या है आपको LHS में, ये जो LHS है इसी में x का जो वैल्यू दिया होगा मान जो दिया होगा उसको रख देना है और हल करना है। और अगर हल करने के बाद जो ये RHS है मतलब जो भी दिया होगा RHS वही RHS अगर आ गया तो कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण का हल है, और अगर इतना नहीं आया तो द्विघात समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका हल या शून्य क्या मूल। अब देखिए आप पढ़े होंगे बहुपद में कि जितना भी पावर होता है किसी समीकरण का यानी कि किसी व्यंजक का अधिकतम उसके उतने ही हल होते हैं। तो द्विघात समीकरण का चूंकि पावर होता है 2 इसलिए इसके अधिकतम हल कितने होंगे 2। ठीक है, तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर में प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के अधिकतम 2 हल होते हैं, जिन्हें एक को अल्फा लिखा जाता है और एक को बीटा लिखा जाता है। मतलब किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अधिकतम 2 हल होते हैं जिन्हें 2 वास्तविक हल होते हैं। ठीक है, वास्तविक थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यानी कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 वास्तविक हल होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब अल्फा माने हो गया पहला शून्य और बीटा मतलब हो गया दूसरा शून्य। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने वास्तविक हल हो सकते हैं
तो वहां आपका आंसर होगा कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 वास्तविक हल हो सकते हैं, जिन्हें एक को लिखा जाता है अल्फा और एक को लिखा जाता है बीटा। ठीक है, मैंने अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें एक स्पेशल नंबर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं विवेचक। विवेचक अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये समझिए क्या होता है विवेचक। इसको विविक्तर भी कहा जाता है, विवेचक भी कहा जाता है, या डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। तो देखिए, अभी आपको बताएं कि किसी भी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी बराबर क्या होगा 0। ये वाला जो रूप है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम निकालते हैं, यह एक विशेष प्रकार का संख्या प्राप्त होता है और इसी संख्या को कहते हैं मतलब कि विवेचक, और सूचित करते हैं किसके द्वारा, डी के द्वारा। तो याद रखिएगा विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर क्या होता है। तो परिभाषा आप लोग पेन कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए विवेचक किसे कहते हैं, तो विवेचक का मतलब हो गया किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकलता है, इसी मान को कहते हैं विवेचक, और विवेचक को सूचित किया जाता है कैपिटल डी के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac एक विशेष प्रकार का संख्या प्राप्त होता है और उसी संख्या को कहते हैं उस द्विघात समीकरण का विवेचक। ठीक है, विवेचक को सामान्यतः कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। तो द्विघात समीकरण में कहीं भी आपको कैपिटल डी दिखाई दिया तो इसका मतलब आपको समझ लेना है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक। विवेचक निकालते कैसे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकलेगा वही आपका विवेचक कहलाएगा, और विवेचक को सूचित करते हैं डी से, यानी डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आपसे पूछा गया कि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वहां से आपको याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आइए निकाल के एक दो दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण दे दिया, यही दे दिया 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 5x दे दिया माइनस में 6 बराबर कितना दे दिया 0, और हमको निकालना है विवेचक। तो देखिए विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a का मान, b का मान और c का मान। तो आइए देखते हैं। देखिए a का मान, तो a का मान आपको क्या बताया है कि x स्क्वायर के गुना में जो भी रहेगा वो a कहलाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी रहेगा वो ए कहलाएगा, और एक्स के गुना में जो रहेगा बी कहलाएगा, और जो अचर रहेगा वो सी कहलाएगा। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है 2, तो ए का मान कितना हो गया 2 हो गया। बी का मान देखिएगा तो एक्स के गुना में कितना है 5 है, और सी का मान देखिएगा तो माइनस में क्या है 6 है। चिन्ह के साथ आपको लेना है, तो ए का मान 2 है, बी का मान 5 है और सी का मान माइनस में 6 है। अब आइए हमको क्या निकालना है विवेचक, यानी क्या निकालना है डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला अभी आपको बताया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पर बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a, तो a का मान कितना है 2, और गुना c, तो c का मान कितना है माइनस में 6। जहां भी माइनस आए तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इससे चिन्ह का गलती होने का संभावना कम हो जाता है। ठीक है, अब हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, गुना कराएंगे देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 और 8 छक 48। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, यानी हो गया कितना 73। तो जो ये 73 निकला है यही 73 कहलाएगा कि ये 73 क्या है विवेचक है। और किसका विवेचक है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का विवेचक है। मतलब किसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलता है उसी वैल्यू को, उसी मान को कहते हैं उस द्विघात समीकरण का विवेचक। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 7 बराबर 0। ठीक है, हटाइए इसको बदल दें, प्लस में 7 माइनस में 6x बराबर में 0, और आपको बताना है इस द्विघात समीकरण का विवेचक कितना होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे a, तो a का मान किसे कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है 1, तो a का मान कितना हो गया 1। b का मान देखिएगा तो b का मान यहाँ 7 नहीं है। ठीक है,
बी का मान, बी किसे कहते हैं, तो एक्स की गुना में जो रहता है ना द्विघात समीकरण के लिए वो बी कहलाता है। तो एक्स के गुना में क्या है -6। आप देखे भी होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। चूंकि ये द्विघात समीकरण जो है अपने व्यापक रूप में नहीं है, नहीं तो लगातार एबीसी होता। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में ए होता है, एक्स के गुना में बी होता है, जो अचर होता है वो सी होता है। तो ए का मान एक्स के गुना में 1 है, बी का मान तो एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है तो ए हो गया, एक्स के गुना में -6 है तो ये -6 जो हो गया बी हो गया, और जो अचर है वो अचर हो गया आपका सी। ठीक है, तो ए बी सी का मान सबसे पहला जरूरी है पहचानना। अब लिखेंगे इसलिए डी बराबर, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान कौन है -6, तो -6 का स्क्वायर -4a, तो a का मान कितना है 1, और c, तो c का मान कितना है 7। अब हल करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, -4 एकम 4, 4 सते 28, घटा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 8। तो ये जो 8 निकला ये 8 कहलाएगा कि विवेचक है, और किसका विवेचक है एक्स स्क्वायर प्लस 7 -6x का विवेचक है। ठीक है, तो इस तरह से किसी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालते हैं। विवेचक का फॉर्मूला याद रखिएगा, d बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब ये विवेचक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या हल या शून्य तीनों एक ही होता है। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना। यानी मूलों के प्रकृति का मतलब हो गया मूल या हल या शून्य के ही है, माने इनके हलों का नेचर बताना कि हल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण के हलों का या मूलों का या शून्यकों का प्रकृति जो है नेचर, वो किसके द्वारा बताया जाता है विवेचक के द्वारा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक यहीं से बन सकता है कि किसी द्विघात समीकरण के हलों का प्रकृति यानी मूलों का प्रकृति किसके द्वारा बताते हैं, तो वो बताते हैं किसके द्वारा विवेचक के द्वारा। तो किसी द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति किसके द्वारा बताया जाता है विवेचक के द्वारा, और विवेचक का फॉर्मूला आप जानते हैं बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो आइए इसका कंडीशन देखते हैं। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण में डी निकालेंगे, डी माने डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, और अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, और नहीं तो आप जानते भी होंगे कि डी का मान 0 से बड़ा का मतलब क्या, डी का मान क्या आ गया पॉजिटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बराबर पॉजिटिव। देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होगा वो सबका सब 0 से बड़ा होगा, तो डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि डी का मान अगर प्लस में आ गया तो इसका आप जानते होंगे 2 गो हल होगा, और दोनों मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, और वास्तविक के साथ साथ वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, असमान मतलब हो गया बराबर नहीं, मतलब कि रियल एंड अनइक्वल, मतलब एक हल अगर 2 आ गया तो दूसरा हल 2 नहीं आएगा, 2 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है लेकिन वास्तविक संख्या। तो अगर डी का मान 0, देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति जो है नेचर किसके द्वारा बताते हैं डी के द्वारा। डी को क्या कहते हैं विवेचक, और विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अगर हलों का प्रकृति बताना है या मूलों का प्रकृति बताना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा, और डी निकाल कर देखेंगे अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया, चाहे देखिए 0 से बड़ा कहने का मतलब हुआ डी का मान पॉजिटिव हो गया, तो अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया या डी का मान पॉजिटिव हो गया तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के दोनों हल जो होते हैं वो दोनों हल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान कहने का मतलब यह हुआ कि वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर बराबर नहीं होंगे, मतलब कि रियल एंड अनइक्वल होंगे दोनों हल। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि डी का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो दोनों हल जो होते हैं वो वास्तविक होंगे, वास्तविक और वास्तविक के साथ साथ समान होंगे। वास्तविक और समान कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक हल निकल गया 2 तो दूसरा हल भी निश्चित रूप से कितना निकलेगा 2, एक हल निकल गया 3 तो दूसरा हल भी निश्चित रूप से कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, तो ये बराबर हल कब होते हैं जब डी का मान क्या हो 0। तो यदि डी का मान 0 आ जाए, मतलब डी निकालेंगे और डी का मान यदि 0 आ गया
तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के दोनों हल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और साथ साथ समान होते हैं, मतलब रियल एंड इक्वल, माने दोनों हल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मतलब एक हल अगर 2 आ गया तो दूसरा भी 2 आएगा, एक हल 3 आ गया दूसरा भी 3 आएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन समझते हैं कि d का मान 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा हो जाए यानी कि d का मान क्या हो जाए, निगेटिव नंबर हो जाए। देखिए कोई भी माइनस वाला नंबर 0 से छोटा होता है और कोई भी प्लस वाला नंबर 0 से बड़ा होता है। तो यहां से याद रखिएगा d का मान लेस देन 0 यानी कि d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी कि d का मान क्या आ जाए, माइनस में। तो अगर हम निकाल रहे हैं और d का मान अगर माइनस में आ गया तो इस स्थिति में हल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, मतलब कि नॉट रियल। और इस स्थिति में द्विघात समीकरण को हल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 10वां तक में हमको केवल पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, जबकि ऐसे द्विघात समीकरण का हल वास्तविक नहीं होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति जो है किसके द्वारा बताते हैं, विवेचक के द्वारा। यानी मूलों का प्रकृति निकालना होगा तो आपको निकालना पड़ेगा विवेचक यानी d। और अगर d का मान 0 से बड़ा आया, इसका मतलब यह हुआ कि d का मान अगर पॉजिटिव आ गया तो दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, माने वास्तविक और असमान। अगर d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान, और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया दैट मीन्स कि d का मान निगेटिव आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी कि नॉट रियल, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब एग्जांपल देखते हैं, यहां से शॉर्ट में हम लिख देते हैं कि अगर d का मान 0 से छोटा हो गया, d का मान अगर 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक और असमान। अगर d का मान 0 हो गया तो वास्तविक और समान, और d का मान 0 से छोटा हो गया तो वास्तविक नहीं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिख देंगे 2x² प्लस में 5x माइनस में 6 बराबर 0। पूछेंगे, कहेंगे इसके हलों का प्रकृति बताइए। तो देखिए a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, 5 है, और c का मान कितना है, माइनस में 6 है। तो हमको d निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए a b c पहचान में आना चाहिए d के लिए, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तब b का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 2, c का मान कितना है, माइनस में 6। तो हल करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और गुना कराएंगे माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 छक 48, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 8 5 13, 4 2 6 73। तो 73 जो आ गया है किसका मान हो गया, d का। और d का मान प्लस में आया कि माइनस में, तो d का मान प्लस में आया, और प्लस वाला नंबर जो होता है 0 से क्या होता है, बड़ा, यानी कि d का मान 0 से क्या आया, बड़ा। तो लिखेंगे कि चूंकि d का मान जो है बड़ा है किससे, 0 से, इसका मतलब कि हल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। अगर इसका हल करते हैं और माइनस में 73 आ जाता तो d का मान माइनस में आने का मतलब हुआ कि 0 से क्या हो गया, छोटा। तो 0 से छोटा हो गया तो हल इसका वास्तविक नहीं होगा। और अगर d का मान 0 आ जाता है, ऐसे हल करते हैं d का मान 0 आ जाता तो मूल वास्तविक और समान होता। तो यहाँ से आज हम लोगों ने जाना द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, किसके द्वारा सूचित करते हैं, और द्विघात समीकरण का विवेचक जाने, विवेचक, और उसके बाद हलों की प्रकृति के लिए विवेचक का शर्त जाने, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के हलों का प्रकृति d के द्वारा बताते हैं। 3 कंडीशन है, d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, d का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान, d का मान 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं, यानी कि काल्पनिक, ठीक है। इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कितने विधि से किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, और द्विघात समीकरण अभी हम लोग बेसिक जाने हैं। द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है ये अगले वीडियो में जानेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण को हल करने का 3 विधि होता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और एक होता है आपका श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र। तो तीनों विधियों को अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कंप्लीट। 3 वीडियो में आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।